हम अपने मुल्क का नाम सुनते ही इसको दुआएं देने शुरू कर देते हैं, जिंदाबाद, ऐसा हो, जिंदा रहे, सलामत रहे। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि हम ये तो जान लें कि हम जिसको मुल्क कह रहे हैं उसके वो 4 पिलर्स पूरे हैं भी कि नहीं। एक मुल्क के लिए 4 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये 4 चीज़ें में से एक भी चीज़ मिस है तो हम उसको रियासत या मुल्क नहीं कह सकते। नंबर 1 का है कि मखसूस सरजमीन का होना। आपके पास जो है वो जगह होनी चाहिए, ज़मीन का टुकड़ा होना चाहिए और उसके बॉर्डर लाइन हाईलाइट करे कि ये हमारा इलाका है। तो ये मुल्क की पहली शर्त है। और सिर्फ यही नहीं मुल्क की कि ये सिर्फ ज़मीन का खित्ता है, बल्कि इसके ऊपर इसके आबादी भी होनी चाहिए, इसके रहायशी पुराने रहायशी लोग होने चाहिए, ताकि ये भी इसका दूसरा पिलर है कि एक मखसूस खित्ता हो जहाँ पे लोग भी रहते हों। और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी है वो है हुकूमत। इनकी अपनी हुकूमत हो, अपने फैसले और अपने सरबराह को ये लोग खुद मुंतखब करते हों या इनमें से ही कोई सरबराह इनके ऊपर रूल करता। और चौथी जो चीज़ है वो है खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला, यानी उनके पास इक़्तिदार हो, इतना इख्तियार हो कि उन्होंने आसपास के हमसायों के साथ कैसी खारजा पॉलिसी रखनी है, कैसे ताल्लुकात रखने हैं, वो ये फैसला अपनी मर्जी से कर सकें कि उन्होंने अपनी मुल्क में क्या क्या कुछ करना है और बाहर क्या करना है। अपने फैसले करने में वो आज़ाद हों, इन पर कोई बैरूनी दबाव ना हो कि तुम ये फैसला ऐसे करो, ये ऐसे करो, वरना फिर इस सूरत में मुल्क होगा तो सही, लेकिन उसकी जब ये चौथा पिलर कंप्रोमाइज़ होगा तो वो मुल्क की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरता। लेकिन बड़े ममालक छोटे ममालकों की खारजा पॉलिसी में और अंदर अपने मफाद के लिए जो है वो मुदाखलतें करते हैं, लेकिन मुल्क की डेफिनेशन ही ये है कि वो अपने फैसले करने में खुद मुख्तार और आज़ाद हो। ये 4 चीज़ें एक मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपके मुल्क में ये 4 चीज़ें हैं, अब हम मुल्क का नाम सुनते हैं और किसी से ये पूछ लो मुल्क है क्या, जी मुल्क के लिए हम ये खिदमत कर रहे हैं। किस लिए? मुल्क के लिए। और मुल्क है क्या? तुम्हें पता है कि मुल्क किसको कहते हैं? क्या चीज़ है? खुशकी का खित्ता है, लोग हैं, इनकी आज़ादी है, इनके लिए सहूलतें हैं और इनकी अपनी मर्जी की हुकूमत है। ये है मुल्क। तो फिर ये कर किसके लिए रहे हैं? एक दूसरे के लिए। तो कोई ऐसी तीसरी हवाई चौथी मखलूक नहीं आ गई कि जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या कुछ करना पड़ रहा है। ये एक दूसरे के लिए ही करना होता है कि मुल्क के लिए कर रहे हैं। मुल्क क्या है? खुशकी का खित्ता है, वहाँ पे मौजूद लोग हैं, उनकी अपनी हुकूमत है और उनके पास इक़्तिदार आला है कि वो जिससे चाहे तल्लक रखें, जिससे चाहे तल्लक तोड़ें और जैसा सिस्टम लागू करना चाहें वो कर सकें। इसमें कोई तीसरा इन पे दबाव नहीं डाल सकता। तो आज हम ये जानेंगे कि एक रियासत जो है वो आम शहरी के बारे में कैसे सोचती है। ज़ाहिर है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं और आप ये भी जान चुके हैं कि रियासत है क्या, कि उनके पास एक मखसूस ज़मीन है, उनके पास अपनी हुकूमत है और अपने फ़ैसले करने में वो आज़ाद हैं। अब रियासत के अंदर जो मुल्क है उसमें लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, लिहाजा वो इनको एक कानून के ज़रिए कानून बनाती है, सबको बराबरी देती है, शहरियत के हकूक़ देती है कि ये जो मुल्क है इसमें तमाम ख़ास व आम लोग बराबर हैं जो अपनी स्ट्रगल से चीज़ें बनाते हैं और काफ़ी पैसा बना लेते हैं। तो एक मखसूस टैक्स जो है वो हुकूमत को इन्हें देना होगा। और जो रियासत है वो सबको बराबर की नज़र से देखती है। अदारे जो हैं वो रियासत के पाबंद हैं। और रियासत क्या है? रियासत अवाम है, रियासत वो खित्ता है, रियासत उनकी हुकूमत है और हुकूमत भी वो जो वो खुद सेलेक्ट कर रहे हैं। और अगर उनकी हुकूमत आज़ाद फ़ैसले करने में नहीं है
कि वो कहते हैं कि हम पे फलाने मुल्क का दबाव है, फलाने मुल्क का दबाव है, तो फिर वो हुकूमत आज़ाद नहीं है। तो दो मेन पिलर मुल्क के जाते रहे। एक तो उनका इक़्तिदार आला जाता रहा, जो उनके अपने आज़ाद फ़ैसला करने की सलाहियत थी, ये सबसे मेन पिलर था। और दूसरा हुकूमत जो पिलर था वो भी कंप्रोमाइज़्ड हो गई। तो दो पिलर के सर पे जब मुल्क चलेगा तो वो पूरा मुल्क कहलाता ही नहीं है, वो फिर गुलाम ही बनेंगे वहाँ पे। तो रियासत के लिए आम आदमी की अहमियत बहुत है, क्योंकि वो आम आदमी खुद ही रियासत है। अवाम है रियासत, अवाम है मुल्क, सबसे मेन पिलर। खिता कहीं नहीं जा रहा, खिता वहीं पे रहेगा। अवाम लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, एक तसलसल है। और वो खिता किन के लिए है? अवाम के लिए। हुकूमत किसके लिए बनाई गई? अवाम के लिए। और जो खारजा पुलिसियाँ बनाई जा रही हैं वो किसके लिए? अवाम के लिए। और अदारा कोई भी अवाम से ऊपर नहीं हो सकता। पुलिस किसके लिए है? अवाम के लिए। फ़ौज किसके लिए है? अवाम के लिए। जो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वो किसके लिए हैं? अवाम के लिए। कॉलेजेस अवाम के लिए। जितने भी अदारे हैं, सब के सब अदारे, अदलिया है, अदालतें हैं, सब किस लिए हैं? इनका वजूद है ही क्यों? क्योंकि ये अवाम के लिए है। अवाम अपने लिए ये सब बनाती है ताकि इनको सेफ्टी मिले, फ़ौज, इनको तालीम मिले, टीचर्स, इनको सेफ्टी रहे अंदरूनी तौर पे, पुलिस। ये आपस में अगर लड़ें झगड़ें तो इनको इंसाफ मिले, अदलिया, अदालती सिस्टम। और मुल्क का जो निज़ाम चलना है वो कौन लोग चलाएंगे और कैसे चलना है, इसके लिए सियासत और हुकूमत का सिस्टम। तो ये सारे अदारे हैं, ये भी अवाम के लिए। तो मेन मरकज़ क्या हुआ? अगर कोई कहे कि मुल्क के लिए, तो यानी अवाम के लिए। बाकी सब चार पिलर्स हैं, लेकिन मेन पिलर जो है वो अवाम है। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई रियासत, कोई बंदा बैठा हुआ है, ये है रियासत, ये है मुल्क, कोई बॉडी बैठी हुई है। नहीं, लोग हैं। और जो मुल्की लेवल पे यानी बड़े लेवल पे जाना चाहता है, बिल्कुल मैदान खुला है। जो जितनी स्ट्रगल कर सकता है, जो जितना बड़ा ज़हन है, जितनी उसमें काबिलियत है, वो उस पे चल के उतना बड़ा इंसान बन सकता है। तो आम बंदा अगर नीचे के लेवल पे तरसता तड़पता रहे कि हम मर रहे हैं, हम ये हैं, अदारे होते हैं, अदारों की जिम्मेदारियां, ड्यूटियां होती हैं, ये अवाम से ऊपर नहीं होती। पुलिस की जिम्मेदारी है अवाम की खिदमत, अदलिया की जिम्मेदारी है अवाम की खिदमत, फ़ौज की जिम्मेदारी है अवाम की खिदमत, ये सब की जिम्मेदारी है। मसला यहाँ पे तब आता है जब ये सब अदारे अकड़ जाते हैं, आंखें दिखाने लग जाते हैं, और जिन लोगों ने इनको बनाया था अवाम की खिदमत के लिए, यही अवाम के लिए मुसीबत का बायस बन जाते हैं। अपने आप को अजीम और कोई अलग चीज़ समझने लग जाते हैं। तो इस पर फिर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं कि जब मुल्क में बैरूनी दबाव हो, उस बैरूनी दबाव की वजह से अदारे कंप्रोमाइज़ हों, ऐसी हुकूमत बैठे जो अवाम के हक़ में ना हो, तो फिर जब एक सिस्टम पूरा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, किसी दूसरे के हाथों कंट्रोल हो जाता है, तो वो अपने लोगों पे फिर जो उसके फ़राइज़ थे वो छोड़ के उल्टा उनके ऊपर गलत असरात छोड़ने लग जाता है। और लोग जहां पुलिस को देख के इनको अपने आप को महफूज महसूस करना चाहिए था कि ये हमारी पुलिस है, तो अकड़ के चलें कि अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। वहीं पर वो बंदा और सुकड़ के चल रहा है कि पुलिस वाला है तो कहीं चलान ही ना कर दे, कहीं नुकसान कोई पर्चे ना कर दे। तो ये अदारे गलत सिस्टम पे चल गए। तो इसके पीछे मेन वजह है कि अदारों ने अपने हदूद से बढ़े हैं, और अदारा तो वहीं पे रहता है, जो वहाँ पे बैठे लोग हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और अदलिया की गिरफ्त में नहीं आते अपनी पावर और ताकत की वजह से। और ताकत इतनी होती है कि जिसके पास गन्ने हैं, वेपन्स हैं, तो वो अदालतों को भी डरा धमका सकता है। तो जब ऐसी सूरत में रियासत के अंदर ऐसे अनासर पैदा हो जाते हैं, तो ये एक जिस्म में कैंसर पैदा होने के बराबर है। तो ये फिर पूरा सिस्टम जो है वो मुतासर होता है। और अदारे होते तो हैं, सब अवाम के लिए होते हैं,
लेकिन वो जो सारी पीछे मैंने बातें की कि सब अवाम के लिए, अब ऐसा है कि अवाम इन सब के लिए, अब अवाम इन सब के लिए सब कुछ करे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, और अगर कुछ करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा से पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर आपने पुलिस से कोई काम लेना है, बजाय इसके कि आप उसे बताते कि फलां बंदे का ये काम है, उसने ये कार्रवाई की, उसने मेरे साथ ये ज्यादती की, वो बजाय इसके कि खुद से कोई तफ्तीश और ज्यादा इंटरेस्ट लेके काम करता, इसी चीज के पैसे ले रहा था, वो उल्टा तुमसे पर्चा काटने के, उनको पकड़ने के पैसे लेगा। तो ये किस कानून के तहत है, कौन सा आइन है? तो जो कागजों में लिखा हुआ आइन कानून है, एक तो जब कंप्रोमाइज्ड हुकूमतें बैठेंगी तो वो कागजों में लिखा हुआ कानून और आइन भी तब्दील कर देंगी, ऐसे कि जैसे ताकतवर लोगों के हक में हो और अवाम पे मजीद दबाव और प्रेशर बढ़ाया जा सके। तो मुल्की लेवल पे जब कंप्रोमाइज्ड लोग बैठते हैं, और ऐसे नहीं बैठते, एक मुल्क की आज़ादी के लिए जो लोग ऊपर तक पहुंचते हैं, लोग उन्हीं को ऊपर लेके आते हैं जो उनके फेवरेट हों, जिन्हें वो समझते हों कि ये काम करेंगे, और जब वो नहीं करते अवाम उनको रिजेक्ट कर देती है, दूसरों को मौका देती है। लेकिन जब बैरूनी दबाव हो तो वो अपनी मर्जी के लोगों की हुकूमत बनवा लेते हैं मुख्तलिफ अदारों के कंट्रोल से। इस तरह से फिर एक रियासत जो है, एक मुल्क जो है, वो मुल्क नहीं रहता, वो जंगल कह लें, खुला मैदान कह लें, और भेड़ बकरियां मैदान में चर रही हैं, इससे ज़्यादा फिर आम लोगों की कोई औकात नहीं रह जाती। जब अदारे आपके और हुकूमत आपकी और फ़ौज आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाए और बाहर आपका इक़्तिदार आला जाता रहे, दूसरे ममालिक आप पे दबाव डाले, तो यहाँ पर उनको मीर जाफ़र और मीर सादक जैसे लोग मिल जाएं जो अपने मफाद के लिए अपने लोगों पे जुल्म करने के लिए राज़ी हो जाएं, तो ऐसी सूरत में जो अवाम बचती है, फिर इनकी कोई भेड़ बकरियों से ज़्यादा औकात नहीं बचती। जो बंदा सोच समझ सकता है उसको पकड़ के ये जेल में ठोक देंगे कि तुमने बात करने की जुर्रत कैसे की। तो एक आम आदमी को रियासत जो कागजी तौर पे देखती है, उसमें उसकी बहुत अहमियत है, बहुत वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकली पूरा सिस्टम जब कंप्रोमाइज्ड हो चुका हो तो फिर मामला उल्ट हो जाता है। वैसे तो सब कुछ मुल्क के लिए है, और मुल्क जो है वो अवाम का है, अवाम के लिए है। मुल्क में है खित्ता है, उनकी अपनी हुकूमत है अवामी, और खारजा पॉलिसी उनकी अपनी है, और वो लोग अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। तो ये सब कुछ अवाम के लिए है, अदारे सब अवाम के लिए हैं। लेकिन जब बैरूनी दबाव आता है और इक़्तिदार आला जाता है, फिर अवाम इन सब के लिए हो जाती है, और ये अवाम पे बोझ बन जाते हैं अदारे। अवाम इनको सैलरियाँ भी दे और इनसे काम लेने के लिए इनको पैसे भी दे, और ये अदारे अवाम को ही फिर डराएं कि तुम पे केस हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, फलाना तुम्हें उठा के ले जाएगा, पूरी रियासत तुम्हें उठाने आएगी। जब इस तरह के मामलात हों तो लोग ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, और आज़ादी की बात सुनते ही उन्हें हैरानी होती है कि हम तो आज़ाद लोग, हमें तो कायद-ए-आज़म ने 14 अगस्त में 1947 में आज़ाद कर दिया था। तो आज़ादी अल्फाज में है, जैसे अल्फाज में तो ये भी है कि एक मुल्क के तमाम शहरी बराबर हैं, गरीब अमीर किसी का कोई फ़र्क नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम देखते हैं कि गरीब और अमीर का फ़र्क हमेशा से रहा है। ताकतवर लोगों में और कमज़ोर लोगों में हमेशा से फ़र्क हम देखते आ रहे हैं। रियासत का फ़र्ज़ है कि ये फ़र्क कम से कम करें। जिस रियासत में ये फ़र्क कम से कम होगा वही रियासत ताकतवर होगी, और जिस रियासत में अमीर और गरीब का फ़र्क जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा वो रियासत उतनी ही वीक होती जाएगी,